यूट्यूब चैनल पर दर्शकों, एक बार फिर आपको हम ला रहे हैं आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपकी बीमारियों के निदान के लिए। हमने अभी आपने देखा पिछले 3 सप्ताह से लगातार किसी न किसी चिकित्सा जगत से, किसी न किसी चिकित्सा प्रणाली से आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका जैन से बात करी, फिर उसके बाद मानसिक और नशा उन्मूलन पे डॉक्टर खत्री की बात आपको सुनवाई उनके यहाँ। आज मैं ऐसे विषय पे आपको बातचीत करना चाहते हैं, डॉक्टर से मिलाना चाहते हैं, जिस पे आप लोगों को प्रायः विश्वास तो रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में आप भटक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप एलोपैथिक में जाते हैं, आयुर्वेदिक में जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक को सबसे अंत में आप आते हैं और आपका जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारी है, उसका अस्थायी निवारण होम्योपैथ से ही होता है। तो मैं मिलता हूं लखनऊ की जानकीपुरम में सबसे लोकप्रिय डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव से। सौम्या श्रीवास्तव जी एक ऐसा नाम है जो बड़ा लोगों के, बच्चों के चिकित्सा के विषय में, बुजुर्गों की चिकित्सा के विषय में, महिलाओं की चिकित्सा के विषय में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में बहुत विख्यात है। उनसे कुछ आपकी बातें, आपके मन में जो उठते प्रश्न हैं, जो प्रायः आप होम्योपैथ के विषय में भ्रांतियां पाले हैं, उनके निवारण के लिए डॉक्टर सौम्या से बात करना चाहेंगे। चलिए आपको परिचय कराते हैं डॉक्टर सौम्या जी से। सौम्या जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपने विषय में थोड़ा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। हाँ, नमस्कार, मैं आप लोग का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव है। जानकीपुरम में मेरी गीता होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से एक क्लिनिक है। यहाँ पे मुझे क्लिनिक ओपन किए 4 साल हो रहा है और मुझे प्रैक्टिस करते हुए करीबन 6-7 साल हो रहा है। और बाकी इससे पहले मैंने जो अपना होम्योपैथिक की है वो वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से की है। देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो चिकित्सा आप होम्योपैथ की कर रही हैं, तो इसमें किस कोट के ज़्यादातर आपके पास पेशेंट आते हैं? बच्चे के, महिलाएं की, जेंट्स से ज़्यादा किसकी संख्या अनुपात में होती है? होम्योपैथिक में ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली मेरे क्लिनिक पे ज़्यादातर मतलब हर प्रकार के ही पेशेंट देखने को मिले, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, एवं पुरुष भी आते हैं अपनी समस्याएं लेके कि उनको उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या जनरल प्रॉब्लम जैसे जिसको रहती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कब्ज, अर्थराइटिस, सोराइसिस, आपका माइग्रेन हो गया, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उन्हें जल्दी जल्दी खांसी, सर्दी, जुकाम, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उस लेवल पे ज़्यादातर बच्चों से आते हैं। जो कि मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चों में भी वो चीज़ देखती हूँ। तो कोई अगर बच्चा आता है तो फिर मैं भी उसको सजेशन एज अ माँ और एज अ डॉक्टर देती हूँ। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए, होम्योपैथ के विषय में आप कुछ थोड़ा सा जानकारी दें। होम्योपैथ के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। वो लोग कहते हैं कि मीठी गोली है, मीठी गोली बस खाते रहो और इसका फायदा बड़ी देर में होता है और इसमें बड़े प्रतिबंध हैं। तो इनके विषय में कुछ थोड़ा बताइए, होम्योपैथ का क्या है? होम्योपैथिक में हाँ, भ्रांतियाँ बहुत सी हैं कि पहली भ्रांति जो मैं अक्सर सुनने को आती हूँ कि होम्योपैथिक बहुत लेट जो है आपका असर करती है। लेट असर नहीं करती है। जब तक आप डॉक्टर को अपनी पूरी, कहते हैं ना, डॉक्टर और वकील से कुछ भी बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप उनको प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं देंगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है या हम वो क्या महसूस करते हैं, तब तक सही दवा निकल के सामने नहीं आती। और जब सही दवा निकल के सामने नहीं आती है तो वो फ़ायदा भी नहीं करती है। अब जैसे कि एलोपैथिक में होता है कि आपको बुखार है, आपने डोलो 500 mg अकॉर्डिंग टू वेट 650 mg ले ली। लेकिन होम्योपैथिक में ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर बुखार के लिए एक ही दवा है। डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, आपके सिम्टम्स के अनुसार, व्यक्ति की संरचना बनावट के अनुसार, उसके क्या नाम है, जो भी वो तकलीफ बता दो उसके अनुसार मेडिसिन डिफरेंट हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आए, बुखार है तो हम उसे एक ही दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। वो बताता है कि एक व्यक्ति आता है, उसको बुखार है, दूसरा भी है, पर उसको प्यास कम लग रही है, उसको प्यास ज़्यादा लग रही है। सो यहाँ पे मेडिसिन डिफरेंट हो जाते हैं। उसको लेफ्ट साइड आराम मिलता है, एक को राइट साइड आराम मिलता है, मेडिसिन डिफरेंट हो जाती है। तो ये अगर सही हम लोग जांच करके सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो मेडिसिन इसलिए नहीं फ़ायदा करती है कि मेडिसिन होम्योपैथिक फ़ायदा ही नहीं करती है। अच्छा, ये बताया जाता है कि डॉक्टर्स, जो होम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं, वो पेशेंट की जो लाइफ हिस्ट्री, कारण और उसके व्यक्तित्व के विषय में, उसका क्या दिनचर्या है, उसके विषय में बहुत ज़्यादा पूछते हैं।
इसका प्रायः जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको एक सिस्टमेटिक रूप से बताते हैं। इसका भी कुछ फर्क पड़ता है इलाज में? बिल्कुल। होम्योपैथिक बेसिकली आपकी वाइटल फोर्स, आपके अंदरूनी क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको अंदर कब्ज़ है तो या सर दर्द है, तो सर दर्द और कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है, किसी कारण की वजह से वो आपके शरीर के बाहर वो लक्षण उत्पन्न हुआ है, ये एक लक्षण है, ना कि कोई एक बीमारी है। अगर आपके शरीर में, आपके दिमाग में सारी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही होगी, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऑफिस या घर परिवार किसी से भी रिलेटेड हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर आता है और वो दिखता है। कहते हैं आपका लीवर खराब है, लीवर खराब होता है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपका पेट वेट सब सही है, मुंह में छाले आ जाते हैं, तो छाले आना बीमारी नहीं है, पेट खराब है उसके जो कारण से छाले आए, तो हमें कारण जानना होता है होम्योपैथिक में, तब हम उसको ट्रीट कर पाते हैं। तो उसी के लिए आप उसकी हिस्ट्री, उसी के लिए हम उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके दादा परदादा जितनी भी हिस्ट्री हो सकती है, वो कैसा था अपनी लाइफ में, अभी कैसा है, उसके थ्रस्ट कैसी है, एपेटाइट कैसी है, पढ़ने में कैसा था, गुस्सा आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ें जानना हमें ज़रूरी होता है, तब हम एक मेडिसिन निकाल पाते हैं उस व्यक्ति की और तब उसका सही सोल्यूशन उसको दे पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या इसका हेरिडेटिकल प्रभाव भी, वंशानुगत प्रभाव भी पड़ता है कि जैसे दादा को कोई बीमारी है तो पोते को भी वो हो जाएगी, ऐसा कुछ है कुछ बीमारियों में? हाँ बिल्कुल भी, हेरिडिटी चाहे होम्योपैथिक हो चाहे लो, तो कोई भी पैथी में तो हेरिडिटी होता है। अब जैसे आप किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ जरूर रहा होगा तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फैमिली हिस्ट्री से ही आता है, किसी किसी को नहीं है, उसके शरीर की बनावट, उसके शरीर के अंदर की विकारणों की वजह से भी उसे डायबिटीज़ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हाँ हेरिडिटी भी एक कारण होता है आपकी बीमारी को उत्पन्न करने का। अच्छा, होम्योपैथिक की दवाइयों के विषय में ये भ्रांतियाँ ज़्यादातर हैं कि कहा जाता है कि उनमें एक समयबद्ध, कभी बता दिया गया 10-10 मिनट पे लेना है, और कभी कभी जो हाई पोटेंसी के हैं वो हफ्ते में 1 दिन लेना है, और लो पोटेंसी के जो हैं वो तो 3-3 बार 15 मिनट पे 3 बार या इस तरीके से। तो इसमें इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ता है? क्या मतलब ये टाइम साइकिल के अंतर्गत न लेने से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए होम्योपैथिक में कई कैटेगरी में दवाइयाँ डिवाइडेड रहती हैं, कि जैसे कि वो 30 में, 200 में, उससे भी लोअर पोटेंसी में एंड उससे भी हाई 10 लाख पावर तक की होम्योपैथिक में मेडिसिन रहती हैं, बट सबका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग रहता है। अब आप सपोज दैट कि आप किसी भी, मैं जनरली लोग एलोपैथिक की ओर ज़्यादा भागते हैं, तो मैं उसी का उदाहरण लेके आपको समझाती हूँ कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डोलो लेनी है और आपको 6 घंटे के बाद अंतराल पे ही इसे रिपीट करना है, तो आप उसको 6 घंटे के अंतराल पे ही रिपीट करेंगे। उसी तरीके से होम्योपैथिक में अगर 30 पोटेंसी हम दे रहे हैं तो हम उसे फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी पोटेंसी लो है, जस्ट लाइक डोलो। लेकिन अभी कोई भी एंटीबायोटिक देता है तो डॉक्टर बोलेगा दिन में 1 ही बार देना। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी हायर पोटेंसी की दवा होती है जिसे हम कहते हैं कि उसे हफ्ते में रिपीट करनी है या महीने में रिपीट करनी है या 2 महीने में रिपीट करनी है। तो उसी अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन की जो कैटेगरीज है वो डिवाइडेड है, उसी अकॉर्डिंग उनकी पोटेंसी डिवाइडेड है और उसी अकॉर्डिंग उनको लेने का तरीका भी डिवाइडेड है। तो ये तो रहता ही है कि अगर आप 30 है तो उसे फ्रीक्वेंट ले सकते हैं, 200 है तो वीकली रिपीट करेंगे, एंड उससे हाई पोटेंसी है तो उसे 1 मंथ में रिपीट करेंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है तो हो सकता है हम हायर पोटेंसी की दवा को भी फ्रीक्वेंट यूज़ करें। तो वो डिपेंड करता है डिजीज़ कैसी है, क्रॉनिक है, एक्यूट है। अच्छा, क्रोनिक एक्यूट डिजीज़ के विषय में तो ये बताया, जैसे प्रायः ये बताते हैं कि टिंचर है, ब्लाडोना है, या इस तरीके के ऑइंटमेंट हैं या गोलियां हैं, तो इनमें कुछ इस प्रकार का है कि टिंचर और गोलियों का प्रभाव अलग अलग दिखाई पड़ता है, कि मतलब उसी चीज़ की गोलियां भी होती हैं, उसी चीज़ का टिंचर भी होता है, या पीने वाली जो सिरप है तो उस तरीके के, तो ऐसा कुछ है कि मतलब उसको जल्दी करने के लिए सिरप और गोलियों में कुछ भेद होता है? नहीं, भेद नहीं होता है, सबको लेने का तरीका अलग होता है। अब जो गोलियां होती हैं वो गोलियां अगर आप सिर्फ लेंगे तो फ़ायदा थोड़ी ना करेंगे, लेकिन हाँ अगर हम उसे डाइल्यूशन यानी मेडिसिन डाल के उसको मेडिकेटेड कर देंगे तो वो मेडिसिन का ही काम करेंगे। लोग
मेरे पास काफ़ी पेशेंट है। मैं जब डॉक्टर साहब ये बताइए, वो हम गोली लेते हैं, दवा उड़ जाती है तो फ़ायदा करेगी? मैंने कहा गोली में मैंने दवा डाली है तो वो पूरी गोली मेडिकेटेड हो चुकी है, इसीलिए वो तो पूरी गोली मेडिसिन है, वो गोली नहीं बची है। टिंचर अलग फॉर्म होता है मेडिसिन का, जो कि हम पानी में डाइल्यूट करके ही ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। डाइल्यूशंस को हम डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं और ग्लोबुल्स में भी मेडिकेट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं डायरेक्ट टंग पे डाइल्यूशंस नहीं ले सकते क्योंकि उनको बहुत तेज लगती है, इसलिए हम लोग डाइल्यूट करके या ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट करके देखें, वो आसानी से ले सके और फ़ायदा हो सके। लेकिन अगर हम उसको गोली में देंगे या डायरेक्ट देंगे, असर उतना ही करेगा जितना कि करना चाहिए। एक भ्रांति और है, प्रायः लोग कहते हैं कि चाय अगर लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या तंबाकू लेते हैं, पान मसाला लेते हैं, तो उससे होम्योपैथिक की दवाइयों का बिल्कुल असर नहीं होगा। तो अब चाय मतलब और चीज़ें तो ठीक है, लेकिन चाय कॉफ़ी भी ठीक है, लेकिन चाय तो प्रायः आप जीवन की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है, चाय सभी लेते हैं। तो क्या चाय पीने मात्र से दवाइयों का असर बिल्कुल नहीं होता है? देखिए, चाय बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं मैं कहूँगी, और ना कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि कॉफ़ी से बनती हैं, ठीक है, और आपकी चाय से तो कोई मेडिसिन नहीं बनती, लेकिन हाँ उसमें कैफीन नाम का एक तत्व पाया जाता है। अब बहुत से लोग हैं सुबह सुबह उनको खाली पेट पीने की आदत है चाय, कि जब तक बेड टी नहीं मिलेगी तब तक उनकी दिनचर्या स्टार्ट नहीं होगी, तो इसीलिए नहीं फ़ायदा करती है। क्यों? क्योंकि आप तो गैस बनाने का काम खुद ही कर रहे हैं। सबको पता है खाली पेट चाय पीने से या खाली पेट कुछ करने से गैस बनती है। अब जब आप गैस बनाने का काम भी कर रहे हो, गैस की दवा भी खा रहे हो, तो कैसे फ़ायदा करेगी? आप चाय लो, चाय पीने का भी एक तरीका है। बहुत से लोग चाय के लिए एकदम वो हो जाते हैं कि अगर उन्हें चाय ना मिले तो कुछ होगा ही नहीं। दिन भर में एक से ज़्यादा 10-15 तो किसी चीज़ की अति नुकसान करती है, मेरा ये मतलब है। चाय नुकसान नहीं करती है। हाँ, लेने का तरीका भी है, आप खाली पेट चाय मत लीजिए, कभी नुकसान नहीं करेगी। ज़्यादा मत लीजिए, कभी नुकसान नहीं करेगी। किसी चीज़ की अति हमेशा नुकसान करती है, चाहे वो अच्छी चीज़ लीजिए चाहे बुरी चीज़ लीजिए। नहीं, इस पे ये प्रश्न हमारा है कि जो लोग चाय पीते हैं क्या उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रभावी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग चाय लेते हैं उनको होम्योपैथिक दवा प्रभावी भी नहीं है। ये टोटली गलत है। वो मतलब उस समय जब दवाइयाँ लें उसके 10-15 मिनट पहले आप 10-15 मिनट का आधे घंटे का गैप करके दवा लिए। वो बोला भी जाता है कि जब आप दवा ले रहे हो तो खाना खाया हो या कुछ भी खाया हो आधे घंटे बाद लें, या अगर दवा खा ली हो तो उसके आधे घंटे बाद खाएं। यानी आधे घंटे 15 मिनट का गैप रखना ज़रूरी है। अच्छा मैडम, मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगा थोड़ा सा इससे अलग हटके, कुछ हम जो बड़ी जटिल बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर है, टीबी है या पेट संबंधी दवाइयाँ हैं जिनका ऑपरेशन करके हार्निया वगैरह का है, जैसे आप, क्या होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं कि जो इन बीमारियों का भी इलाज समय पर हो सके? बिल्कुल, होम्योपैथिक में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन व्यक्ति को खुद भी तो पता चले कि उसको ये सारी बीमारियाँ हुई कब हैं। अगर अर्ली स्टेज में आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो फ़ायदा करेगी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है क्योंकि ये क्रॉनिक से भी ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ हो चुकी होती हैं। इसीलिए इनको ठीक होने में, इनको पूरी तरीके से व्यक्ति को सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो आप किसी भी पैथी में जाएँ, चाहे होम्योपैथिक हो एलोपैथिक। हाँ, आप स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर वो फर्स्ट स्टेज है तो कुछ किया जा सकता है। सेकेंड थर्ड में वैसे भी वो टोटली मेडिकेशन पे आ जाता है। जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर जल्द अर्ली नहीं पता चलेगा तो फिर मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं करेगी। और लाइक आपकी पेट की डिजीज़ हो गई या फिर गैस्ट्राइटिस हो गया, हार्निया हो गया, ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती है। हाँ, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो सर्जिकल हैं। हमारे में ये भी पढ़ाया जाता है कि जो सर्जिकल है, इसलिए नहीं पढ़ाया कि हमें सर्जरी करनी, इसलिए पढ़ाया जाता है कि हाँ जो सर्जिकल है वो सर्जिकल से ही ठीक होंगी। उस पर दवा नहीं आप करके कि नहीं भैया हम तो ठीक कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं। जिसकी सर्जरी होनी है तो वो सर्जिकल से ही। इसका मतलब होम्योपैथिक जो है सर्जरी को भी रिकमेंड करती है? ऑफ कोर्स रिकमेंड करती है। हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि दिस डिजीज सर्जिकल, तो आप सर्जरी से ही उसे ठीक कर सकते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि स्टोन है नहीं निकलता है, मैं दावा करके कहती हूँ कि स्टोन निकल जाता है। अच्छा। और ख़त्म हो जाता है। मैंने खुद कई लोगों का स्टोन 18 mm के स्टोन को गलाया है। 18 mm के स्टोन को, और वो व्यक्ति आज अच्छा है, स्वस्थ है।
एक एग्जांपल, एक लेडी आई थी जो कि प्रेगनेंसी का भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लस उसे स्टोन था। अब दोनों में डिफरेंस है, प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम दिया जाता है, स्टोन में थोड़ा अवॉइड किया जाता है। अब दोनों को बैलेंस करके ही हमें उसको आगे बढ़ना कि उसका स्टोन भी खत्म हो, बेबी को भी कुछ इफेक्ट ना करे, और ऐसी स्थिति में कोई ऐसी हार्ड दवा भी नहीं दे सकते हैं कि उसके प्रेगनेंसी पे कुछ इफेक्ट करे। तो बहुत ही बैलेंस करके चीज़ों को चलना पड़ता है। आज बेबी भी स्वस्थ है और स्टोन भी उस के मदर की नहीं है स्टोन। अच्छा, अब चूंकि प्रेगनेंसी की बात चली है तो अभी चूंकि मैंने कल बताया था कि अपने उसमें लिखा था कि होम्योपैथ डॉक्टर से मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास 2-3 प्रश्न ऐसे आए हैं जिसपे उन लोगों ने नाम तो नहीं बताने का अनुरोध किया है। जैसे कि कुछ लोगों के अंदर गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, बांझपन है की शिकायत है, और या पुरुष में नपुंसकता की शिकायत है। तो क्या इन चीज़ों का भी इलाज होम्योपैथ में उपलब्ध है और संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव है। अब इसके भी मेरे पास पेशेंट थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं, पर एक ऐसा केस मेरे पास आया था कि वो जो लेडीज़ थी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब उसकी कंसीव नहीं कर पाई थी तो हमें जांच तो करानी पड़ेगी ना कि उसके प्रॉब्लम कहाँ है, फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, उसमें में प्रॉब्लम है, या उसके हस्बैंड में प्रॉब्लम है। तो जब सारी जाँचों को हम कंक्लूड करके सोल्यूशन निकालते हैं तो उसका रिजल्ट उसे देखने को मिला है। हाँ, टाइम लगा, और बाकी आप एलोपैथिक में जाइए तो आपके पास IUI, IVF ये सारे ट्रीटमेंट्स है या हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है। बट होम्योपैथिक में हम होम्योपैथिक दवा देकर ही उसको ये सारी उसकी बीमारियों को ख़त्म करते हैं। देन उसे जब वो सारी आपका शरीर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो आई थिंक होम्योपैथ ट्रीटमेंट इज मोर बेटर देन द एलोपैथ के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी पेशेंट हैं आते हैं एलोपैथिक करके हार चुके होते हैं, तब आते हैं होम्योपैथिक पे कि अब नहीं हो रहा है। 7-8 साल बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अब जब इतना आपने सब्र किया है तो होम्योपैथिक को भी थोड़ा आप सब्र रख के ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, और रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मैं कुछ और मुद्दों पे आता हूँ, जैसे कि बच्चों में पोलियो या फालिस या पैरालिसिस, इस प्रकार, जैसे कि मैं ही बचपन से इस प्रकार का हूँ, तो इस प्रकार के पोलियो के खैर अब तो टीका लग रहे हैं, लेकिन क्या पोलियो का अगर बहुत शुरुआती बात पता चल जाती है तो क्या होम्योपैथ में उसका भी इलाज संभव है? बिल्कुल, होम्योपैथिक में उसका इलाज संभव है, बट उसके लिए बच्चे की, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मदर की हिस्ट्री, उसके फादर की हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास पेशेंट मैंने देखे हैं, मेरे सीनियर्स ने उनको ट्रीट किया, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है, बट था, मैंने उनको देखा है। हम उनसे भी सीखते हैं क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से सीख ही रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो कहीं ना कहीं से हमारे भी गुरु हैं, उनको हमने देखा है कि वो किस तरीके से इस टाइप के पेशेंट जो विकलांग होते हैं, जो कि ऑटिज्म के जो शिकार होते हैं, जो कि मानसिक उनकी स्थिति सही नहीं होती, वो तक के पेशेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमारी तरह नॉर्मल हो चुके हैं, बट जिस तरीके से वो थे अब वो नॉर्मल की स्थिति में आ रहे हैं कि हाँ, उनके पेरेंट्स उनको डील कर सकते हैं। नहीं तो उनको चलना बोलना तक मुश्किल होता था। आज वो हाँ चल रहे, अगर उनको बताओ कि बेटा वो चूज करके हो या वो टच करके हो, तो वो उस पर रिएक्ट कर रहा है, वो कर रहा है, वो उस चीज़ को छू रहा है। तो इसका इलाज संभव है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, प्लस मेडिकल हिस्ट्री, मदर हिस्ट्री, फादर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, और उसके लिए केस टेकिंग देना भी बहुत ज़रूरी, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है होम्योपैथिक में। जब तक पेशेंस नहीं है, आपको होम्योपैथिक दवा फ़ायदा नहीं करेगी। अच्छा, हम अंतिम चरण पे आ रहे हैं। होम्योपैथ में दिनचर्या व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके विषय में एज ए डॉक्टर, एज ए होम्योपैथ डॉक्टर, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीवनचर्या अपनी चलानी चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ बना रहे? अब आजकल हर व्यक्ति अपने आप में मतलब है कि हाँ मुझे, लेकिन हाँ आजकल बहुत से लोग लेथर्जिक लाइफ यूज़ कर रहे हैं। लाइक अब जिनका ऑफिस वर्क है वो बैठे रहते हैं, लाइक उनका कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है। तो यही है कि आप सुबह उठे, वॉक करें, अपना फिज़िकल एक्टिविटी करें, काम के साथ साथ अपनी जो शरीर की को भी काम करवाएं, हाथ और आँख के साथ साथ शरीर को भी काम करवाना ज़रूरी, वरना बैठे बैठे पेट निकलेगा, उसके साथ और भी बीमारियाँ
उत्पन्न होगी। तो जब तक आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, जब तक खान पान से, अपने एक्सरसाइज से स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो दवा भी कोई फ़ायदा करने वाली है नहीं। बहुत व्यक्ति आते हैं, डॉक्टर साहब मोटापा कम करना है। मैंने कहा मोटापा कम करना है, ठीक है, पानी कितना पीते हैं? ज़्यादा नहीं पी पाते हैं। वॉक कितना करते हैं? बस 1 घंटा। मैंने कहा तो कोई दवा दुनिया में ऐसी नहीं बनी है जो आपका मोटापा बैठे बैठे कम कर देगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप जॉब करते हो ना, आप काम करते हो, तब जाके आपको सैलरी मिलती है, यानी आपके काम का आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसी तरीके से जब आप दवा खाओगे, अपने आप को, शरीर को थकाओगे, पसीना निकालोगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ आपका शरीर। आप जिम में जाके पसीना बहा लोगे, डॉक्टर बोलेगा दवा खा के एक्सरसाइज कर लो, वो नहीं करोगे। तो कर लो तो जिम में जाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। अच्छा, जिम में जाने से या एक्सरसाइज करने से ये कोई स्पेसिफिक नहीं कि आप जिम जाइए या एक्सरसाइज, आप योगा करें। होम्योपैथ भी इस बात को रिकमेंड करता है कि योगा हम करें तो काफ़ी हृष्ट पुष्ट रहा जा सकता है। बिल्कुल, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। नहीं पॉसिबल हो, किसी के पैर में दिक्कत हो, एटलीस्ट दिन भर में वो 1 घंटा वॉक कर ले तो भी उसके लिए बहुत है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही, मतलब आप नल खोल दो तो थोड़ा थोड़ा देर में जाके ही तब जाके बाल्टी भरती, एकदम से नल खोलने से भी बाल्टी नहीं भरती। उसी तरीके से आज आधा घंटा वॉक करिए, 1 घंटा वॉक करिए, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तब जाके आपकी थोड़ी एक्टिविटी आएगी, स्टेमिना आएगा, तब आप हो जाए। अब चाहे वो आप वॉक करके करिए, योगा करके करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, डिपेंड अपॉन यू एंड योर बॉडी। अच्छा, एक और प्रश्न हम पूछते हैं, जरा अवसाद, जैसे अवसाद है, व्यक्ति बड़ा गुमसुम रहता है, कोई विशेषकर महिलाएं पति पत्नी में कोई तनाव हो गया तो उसमें गुमसुम है, कोई बात अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, तो क्या ये, और या अनावश्यक भी लोग बहुत से गुमसुम रहेंगे, कुछ बोलते नहीं, कुछ चुपचाप रहते हैं और बड़ा अपने में घुटन महसूस करते, क्या इस प्रकार के लोगों के लिए भी होम्योपैथ में कुछ निदान है? अवसाद यानी डिप्रेशन, बिल्कुल निदान है। अब वो अवसाद में रहते हैं, उनको अवसाद का कारण पता चले, उस अवसाद से निकलने, डिप्रेशन में लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके साथ वाला उसको और डिप्रेशन में ना डाल के उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को महसूस करे, या अगर उसको गुस्सा आ भी रही उस व्यक्ति की बेवकूफ़ी पे तो गुस्सा ना दिखाए, वरना वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। मेडिसिन के साथ साथ आपका पर्सनल व्यवहार, आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है व्यक्ति को अवसाद से बाहर निकालने के लिए। उसके जो सराउंडिंग्स में लोग रह रहे हैं, उनका भी उस पर सहयोग करने की परम आवश्यकता है। बिल्कुल, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं आपका कुछ कर पाएगी, मेडिसिन से उसका खाली निदान संभव नहीं है। तो जैसे और एक बात यह है कि जो बच्चे इस प्रकार से होते हैं, जैसे बहुत ओवर एक्टिव हैं, मतलब मानसिक रूप से कुछ बड़ा ज़्यादा तेज हैं और उनको रोका नहीं जा सकता, भाग जाएंगे, थोड़ा छोटे छोटे बच्चे हैं वो, जैसे उनको ऐसे बच्चों के बहुत से हमारे पास केसेस हैं जो देखते हैं, उनको कंट्रोल ही माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स की शिकायत आ रही है, उनके लिए कुछ ऐसा होम्योपैथ में क्या कुछ दवाई है ऐसी? ऐसे बच्चों को हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन कहते हैं। हाँ, दवा है होम्योपैथिक में, लेकिन उनके इतना हाइपर एक्टिव होने का कारण क्या है, पहले वो कारण पता चले, उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा हाइपर एक्टिव वो थोड़ा सा माइंड से ही प्रॉब्लम होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं स्वस्थ हैं, माइंड से भी स्वस्थ हैं, शरीर से भी स्वस्थ हैं, बट वो रहते हैं हाइपर एक्टिव, बट समय के साथ साथ वो ढल जाते हैं चीज़ों में। हाँ, घर का माहौल कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो उस पर इफेक्ट डाल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने हर बार, अभी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने बोला है कि सिर्फ दवा ही नहीं, साथ साथ आप क्या करते हैं वो भी आपकी शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है, दवा के साथ साथ आपकी फैमिली में क्या हो रहा है उस पर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अब जान रहे आपका बच्चा आपके पकड़ में नहीं आ रहा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, ये तो आपके परिवार में ऐसा क्या हुआ है और उसने ऐसा क्या देखा, या जब वो बच्चा पैदा हो रहा था उस समय मदर के साथ क्या हुआ, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आगे बच्चा जो हो रहा है उसके माइंडसेट पे क्या बिहेवियर। अब लोग कहते हैं कि पैदा होने से बाद के का क्या मतलब, बहुत बड़ा इफेक्ट है। बच्चा लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उस प्रेगनेंसी के दौरान उस कौन से महीने में
क्या उसके साथ हुआ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे के विकास में, एक बच्चे के मानसिक विकास में, डेवलपमेंट में। अब बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन एक लेडी ये थी कि हाँ 8वें महीने में मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था, बहुत सीवियर झगड़ा हुआ। तो इट्स डिपेंड, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसा है, इस पे भी बीमारी डिपेंड करती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। तो मित्रों, आपने देखा खान पान में सुधार करिए, योगा करिए, और होम्योपैथ के ऊपर आप बिल्कुल मन से विश्वास कर सकते हैं, और उसके ऊपर धैर्य, पेशेंस आपको बनाए रखना होगा। जब तक आप पेशेंस नहीं बनाए रखेंगे तब तक दवाइयों का असर नहीं होता। और डॉक्टर आपको जो भी आपका निदान करता डॉक्टर चिकित्सक है, वो आपको जिस समय सारणी और जिस समय पर दवाइयाँ लेने की बात करता है उसका भी पालन करना आपके लिए बहुत अपरिहार्य है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं। अगला हमारा संभवतः डॉक्टर रमाकांत जी से, जो सर्जरी के हेड हैं मेडिकल कॉलेज में, उनसे हमारी वार्ता 3-4 दिन में होने वाली है। मैं आपको उनके पास ले चलूँगा और उनसे जो हमारी बातचीत होगी उसका भी आप उपयोग करें। मैं जल्दी से आपको उनसे मिलाता हूँ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।